अच्छा कॉमरेड, मेरा आपसे अब एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है। हो सकता है कि ये आपको थोड़ा घिसा पिटा सवाल लगे, लेकिन ये है कि ये अभी भी रेलेवेंट है और मैं इसमें आपकी राय जानना चाहूँगा। देखें, जब हम कम्युनिज़्म की बात करते हैं और कम्युनिस्ट सोसाइटी की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले सोवियत यूनियन के इनकलाब का जिक्र आता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो 90 की दहाई में जो सोवियत यूनियन का डाउनफॉल हुआ और जो पूरी दुनिया का जो मंजरनामा चेंज हुआ कम्युनिज़्म के हवाले से, तो क्या इसमें इस निज़ाम के अंदर की कुछ खामियां थीं, इसके अंदर की कुछ कमियां थीं जिसकी वजह से ये जो है अपने 72 साल गुजारने के बावजूद फिर जो है उसके बाद एकदम अचानक जो है मतलब ये चीज़ें पूरी दुनिया भर में चेंज होती हैं और जो है सोवियत यूनियन टूटता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या इसकी अपनी खराबियां थीं, खामियां थीं, या फिर पूरे दुनिया के सरमायादारों ने मिलके ये पूरा एक खेल रचाया था जिसके नतीजे में ये सारी सूरत हाल बनी? इस हवाले से ज़रा थोड़ा अपनी राय हाँ, दीजिए। ये देखिए मल्टीपल इसकी डायमेंशन है, आपने जो सवाल किया है। और पहली तो बुनियादी बात ये है कि इस सवाल का पहला हिस्सा तो ये है कि आया जो नज़रिया या जो आपका डॉक्ट्रिन है या जो आपकी सोच है मार्क्सिज्म की, आया वो भी दुरुस्त है या नहीं है। तो पहला तो सवाल ये है। मैं बैसियत एक बाएं बाजू के कारकुन के मैं ही समझता हूँ कि जो आपकी मार्क्सिस्ट फ़िलासफ़ी है वो गलत नहीं है। ठीक है, आप जब उसको डिफ़ाइन करते हैं, जब आप उसको रिविज़िट करते हैं और जब आप उसको कहीं पे एग्ज़ीक्यूट करने जाते हैं समाजी तौर पे किसी माशरे में, तो वहाँ तो गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन मार्क्सिस्ट फ़िलासफ़ी अज़ ख़ुद उसमें मैं नहीं समझता कि ख़राबी है। क्योंकि उसके जो बुनियादी जो फंडामेंटल्स हैं, आज तक मैंने, जहाँ तक मेरी महदूद नॉलेज है, मैंने किसी फ़र्द को या किसी दानिश्वर को उसको चैलेंज करते नहीं देखा। आपने एक आपने एक सिस्टम दिया है और उसके काउंटर के तौर पे, उसके रिएक्शन के तौर पे, उसके रिस्पॉन्स के तौर पे एक और सिस्टम है। ठीक है, एक तरफ आपका कैपिटलिज्म है और उसी का रिएक्शन जो है सोशलिज्म है। ठीक है, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। लिहाजा उसकी थ्योरी जो है मैं नहीं समझता कि वो गलत है और उसके फंडामेंटल्स आज भी अपनी जगह रेलेवेंट हैं और दुरुस्त हैं। और उनको जो है आज भी मैं नहीं समझता कि हम जितनी दुनिया की प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे मार्क्स को आज भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, लोग पीएचडीज भी करते हैं, तो इरेलीवेंट तो नहीं। एक तो पहली बात तो ये क्लियर। दूसरी बात आपने सोवियत यूनियन के तनाजुर में की। अब सोवियत यूनियन के अंदर जो प्रॉब्लम्स जो हम समझते हैं कि एक तो ये देखिए कि वो पहला तजुर्बा था दुनिया के अंदर बाज़ाब्ता, और वो एक ऐसा यूनिक तजुर्बा था कि बहुत मुश्किल है फैसला करना कि जिन हालात में उन्होंने वहाँ पे इनकलाब किया, क्या उन हालात में इनकलाब किया जा सकता था, या जिन हालात में उन्होंने इस इनकलाब को सस्टेन किया, क्या मुमकिन था कि इतनी मुखासमत, इतनी मुखालफत और इतनी दुनिया की तरफ से जारियत के बावजूद आप जो है अपने माशरे को, अपनी ममलिकत को उस नज़रिए की आड़ के अंदर, उस नज़रिए की बुनियाद पे बचा सके। तो बहुत एबनॉर्मल सूरत हाल थी, लिहाजा बहुत मुश्किल है फैसला करना। अब उसके बाद चले ठीक है, वो रियासत जिस तरीके से भी स्टेबल हुई, लेकिन उसमें उसकी जो फ़िलासफ़ी थी उसका बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि 1917 में रेवोल्यूशन होता है, 1922 तक सिविल वॉर होती है, फिर 1922 में कुछ स्टेबिलिटी आती है, 1928 में जाके आप थोड़ा सा संभाला लेते हैं। उसके बाद आपके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, आपका बायकॉट किया हुआ है इंटरनेशनली, और आपको कोई हेल्प आउट करने को तैयार नहीं है। तो आपने अपने बलबूते पे ये सारी चीज़ें करनी है और आपने की। उसके बाद फिर आप देखें तो पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसकी तबाहियाँ बाकी थी और आप समझ नहीं पाते तो सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है, और वो सेकंड वर्ल्ड वॉर आपके ही बॉर्डर पे लड़ी जाती है। 5 में से 4 साल आपके बॉर्डर पे, और 5 करोड़ लोग मरते हैं जिसमें 2.5 करोड़ लोग आपके मर जाते हैं। अब ये देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है। शायद अमेरिका ने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा चैलेंज का सामना नहीं किया होगा। जॉर्ज सुपर पावर है जिसको आज 300 250 पौने 300 साल हो गए, शायद उन्होंने इस चैलेंज का सामना नहीं किया होगा। यूरोप के किसी और मुल्क ने, मैं नहीं समझता कि इस तरह के चैलेंज का सामना किया होगा, क्योंकि आप फ्रांस पे कब्जा हो गया था, सोवियत यूनियन पर कब्जा नहीं हुआ था, लेकिन उसकी बहुत सारे इलाकों पर कब्जा हुआ, लेकिन वो जिंदा रहा और लड़ता रहा। और फिर उसके बाद
उसने बर्लिन में जाके उनसे हथियार डलवाए। तो ये सारी जो उस एक कमज़ोर मुल्क के अंदर जो ताकत आई मुकाबला करने की, जो इस्तेदाद, उसकी कैपेसिटी बड़ी सारी, ये कहाँ से आई थी? ये वहाँ की पार्टी थी, उनकी सोच व फिक्र थी, उनका एक नज़रिया था जिसके तहत उन्होंने किया। लेकिन फिर एक लॉजिक बनती है कि चले आपने बुरान पे भी काबू पा लिया, आप स्टेबल भी हो गए और बड़ी जल्दी आप आके एटमी ताकत भी बन गए और आपने साम्राज्यी ममालिक को चैलेंज करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, तो फिर एक लॉजिक आती है जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि वो ख़त्म क्यों हो गया, वो रियासत ख़त्म क्यों हो गई, वो निज़ाम ख़त्म क्यों हो गया। उसके ऊपर जो है ये एक बहस तलब मौजू है। मैं ये समझता हूँ वैसे सियासी कारकुन के कि आपने जो इस तरह की नॉर्म्स थे आइडियोलॉजिकली, कि वो देखिए खुराफात या गड़बड़ या ख़राबी शुरू होती है आपकी सोच से। अगर आपकी सोच और फिक्र में कहीं पे फ्लॉ है तो आपके अमल में लाजमी फ्लॉ आएगा। तो मैं समझता हूँ कि उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी, उस नज़रिए की जो इम्प्लीमेंटेशन थी, उसको जो इम्पोज आपने करना था, वहाँ पे बिट्रेल हुआ है, वहाँ पे आपने ईमानदारी से काम नहीं लिया। आपको जितना ईमानदार होना चाहिए था वो आपने नहीं किया, यानी आपने उसका हक अदा नहीं किया। ये मेरी अपनी सोच है वैसे एक बाजू के कारकुन के, जिसके नतीजे में ये कोलैप्स हुआ। और मैं अब भी इस बात का कायल हूँ कि ये कोलैप्स जो था ये नागुज़िर नहीं था, ये नागुज़िर नहीं था। क्यों? क्योंकि इससे बड़े बुरे हालात में आज दुनिया में रियासतें चल रही हैं। वहाँ पे आप देखिए कि कोई गोली नहीं चली, जो जिसको आप कोलैप्स कह रहे हैं, वहाँ कोई गोली नहीं चली, वहाँ पे कोई आग नहीं लगी। और बांग्लादेश बना तो जनाब पता नहीं कितने लाखों लोगों के फिक्र नहीं पता चलता कि कितना कष्ट व खून बहाया और कितने लोग मरे। सोवियत यूनियन डिसइंटेग्रेट हुआ, एक गोली नहीं चली। आज वो 6 रियासतें 8 रियासतें आपके सामने मौजूद है। ठीक है, ये उस रियासत का रख रखाव था, ये उस रियासत का सिस्टम था। ठीक है, और अगर आप गहराई में जाके देखें, जो मुझे कुछ फिगर्स देखने का इत्तफाक हुआ गोरबाचोव के वक्त, तो मेरा ख्याल है कि वो फिगर भी कोई इस तरह की तस्वीर नहीं बनती उन फिगर्स को सामने रखते हुए जिसके नतीजे में एक रियासत बैठ जाए। तो मैं समझता हूँ नागुज़िर नहीं था। फिर मैंने कहीं पे जो CIA ने रिपोर्ट दी थी, आपके आंद्रोपोव साहब आए थे, वहाँ के सदर, उनको कैंसर था। CIA की रिपोर्ट है कि अगर आंद्रोपोव जिंदा रह जाता तो सोवियत यूनियन नहीं करता। ये CIA की रिपोर्ट है, कॉन्फिडेंशियल। तो बहुत सारे मौक़ात मुझे ये यकीन दिलाते हैं कि नहीं, कहीं पे बदअमली हुई है, कहीं पे कोई आपने आपकी कमिटमेंट के अंदर झोल था, जिसकी वजह से वो जो आपका निज़ाम था वो एक जमूत का शिकार हुआ और वो उस तरह नहीं चल सका। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मसलन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि स्टालिन ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था वॉर फुटेज पे जाके, उसका बहुत बड़ा कारनामा था। आपके ख्रुश्चेव ने उसको रिवर्स किया, जो उसको नहीं करना चाहिए था। तो ये बहुत सारे सवाल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जी इस तरह के बेकार नज़रिया है, नॉट एट ऑल। क्योंकि तबक़ात जो आप जब मार्क्सिज्म पढ़ते हैं, मार्क्सिज्म की इतना तबक़ात से होती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब गैर तबक़ाती समाज। ठीक है, उसकी तो इब्तदा ही वहाँ से सरप्लस वैल्यू से होती है। तो आज मार्केट इकोनॉमी के जो बड़े बड़े दानिशवर हैं, कोई बता दे कि सरप्लस वैल्यू जो है वो गलत, उसकी थॉट की या उसको गलत साबित कर दे, तो ऐसा नहीं है। तो मैं समझता हूँ, मैं मुतमईन हूँ और मैं बिल्कुल इस बात पे मेरा यकीन मुतलक है कि मार्क्सिज्म बजाते खुद जो है वो एक प्रैक्टिकल थ्योरी है और वो आज भी रेलेवेंट है और वो आज भी एप्लीकेबल है। बात सिर्फ ये है कि आज दुनिया तब्दील हुई है, तो आज क्योंकि सरमायादारी भी बैठ गई, आज सरमायादारी अपनी क्लासिक शक्ल में नहीं है और इश्तराकियत उसके रिएक्शन आया था। तो जब एक ओरिजिनल एक्शन जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं रहा, तो उसका जो रिएक्शन है वो भी अपने ओरिजिनल शेप में नहीं रहेगा। ये तो लॉजिक है। तो हमें चीज़ों को रीथिंक करना पड़ेगा, रीविजिट करना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा। इररेलेवेंट मैं इसको नहीं बाई करता कि जी वो इररेलेवेंट कहीं से भी इररेलेवेंट नहीं है। वो आज भी मैं समझता हूँ कि अगर उसका कोई जवाब है दुनिया में तो वो यही इस तरह किया।